नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पुनर्जागरण पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और पिछली क्लास में हमने परिचय देख लिया था पुनर्जागरण का। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे, अर्थात पुनर्जागरण के कारण आज हम देखने वाले हैं। आखिर क्यों प्रारंभ हुआ था पुनर्जागरण, क्यों 1000 वर्ष तक है जो यूरोप सोता रहा और अचानक ऐसा क्या हुआ। अचानक तो नहीं हुआ, 100, 150, 200 साल का ये समय था जिसके कारण पुनर्जागरण हुआ। तो वो सारे कारणों को आज हम जानेंगे कि आखिर कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से यूरोप महाद्वीप में पुनर्जागरण हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको पहली क्लास बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी और आपको बड़ा मज़ा आया होगा उसको पढ़कर। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि कारण आज की जो क्लास है वो कारणों के ऊपर ही चलेगी और कारण आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। और पूरा प्रयास मैं भी यही करूँगा कि आपको कंप्लीट कंसेप्ट दिया जाए, क्योंकि यहाँ से सवाल कंसेप्ट बेस्ड बनते हैं और जिस विद्यार्थी को कारण पता चल गए वो विद्यार्थी इसकी जो विशेषताएं हैं उनको भी समझ जाएगा और आगे कुछ तथ्यात्मक प्रश्न बनेंगे वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ सकते हैं। मतलब जो भी पेंटिंग बनेगी, जो भी साहित्य लिखा जाएगा, जो भी गाने लिखे जाएंगे, उनकी क्या थीम होगी वो थीम आप पता लगा सकते हैं, बिना पुस्तक पढ़े भी पता लगा सकते हैं। इतना मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कारणों को समझना बेहद आवश्यक है। तो चलिए पुनर्जागरण के कारण हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सॉरी, हेडिंग में डालता हूं पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण के कारण, ठीक है। पुनर्जागरण के कारण आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, पुनर्जागरण के बहुत सारे कारण थे, एक एक करके हम सभी कारणों की चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो कारण मैं मान के चल रहा हूँ, या मैं तो खैर क्या बहुत सारे विद्वानों ने और बहुत शोध किया तब जाके ये कारण ढूंढ पाए थे। ऐसे कोई कारण नहीं थे पहले से कि एक कारण बना लिया हमने, फिर दूसरा कारण बना लिया, तीसरा कारण बना लिया, ना, ऐसा कुछ नहीं था। जब ये पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण होने के बाद और सॉरी, जब आमूलचूल परिवर्तन जब समाज में नजर आए लोगों को, तो तब लोगों ने जाके देखा कि आखिर, अरे जा भाई क्या है, हाँ सॉरी, जब इतने आमूलचूल परिवर्तन समाज में नजर आए लोगों को, तब लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि आखिर ये आमूलचूल परिवर्तन क्यों आए। यानी कि 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी से पहले यूरोप एकदम सोया हुआ था, अज्ञानता की नींद में था। कोई भी जो है काम जो करता था वो धर्म को लेकर ही करता था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ लगभग 15वीं शताब्दी के मध्य से, और कि पूरे हर क्षेत्र में यूरोप में नई नई तकनीकें आ गई, नया ज्ञान आ गया, नई विचार आ गए, नया साहित्य, जिसके चलते नया साहित्य लिखा जाने लगा, नई पेंटिंग बनाई जाने लगी, नया स्थापत्य स्थापित हुआ। तो फिर विद्वानों ने इस पर विचार किया तो कई सारे कारण निकल के आए, ठीक है। तो वो कारण है जिनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और फिर आपको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। पहला कारण इसमें हम धर्म युद्ध पढ़ेंगे, क्रूसेड पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालें धर्म युद्ध, 1 नंबर पे, है ना, धर्म युद्ध, ठीक है। धर्म युद्ध जिसको हम क्रूसेड कहेंगे, क्रूसेड, ठीक है, धर्म युद्ध। तो ये धर्म युद्ध है, क्रूसेड है, ठीक है। तो इसको हम प्रारंभ करते हैं। देखिए प्यारे साथियों, जेरूसलम एक स्थान है, बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है जेरूसलम, या कहीं कहीं पर उसको यरूशलम भी बोला जाता है, ठीक है, यरूशलम या जेरूसलम। तो इस स्थान पर अधिकार करने को लेकर और धर्म युद्ध लड़े गए थे। 11वीं शताब्दी के आरंभ से, 11वीं शताब्दी के लगभग अंतिम समय से, आरंभ से नहीं, 11वीं शताब्दी के अंतिम समय से लेकर और 13वीं शताब्दी के अंतिम समय के बीच में ईसाई और इस्लाम के बीच में करीब 8 युद्ध लड़े गए, जिन युद्धों में इस्लाम
विजयी हुआ। किस युद्ध क्यों लड़े गए थे? सॉरी, यरूशलेम पर अधिकार को लेकर। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, यरूशलेम जो है वो बड़ा ही पवित्र स्थान है और इस स्थान का संबंध ईसाइयों से भी है, तो यहूदियों से भी है, और क्या नाम से हमारे इस्लाम वालों से भी है। बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इस्लाम वालों की जो अल अक्सा मस्जिद है वो यहाँ पर है यरूशलेम में, इसलिए ये बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। और इस्लाम वालों का यानी कि मुस्लिम भाइयों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान यरूशलेम माना जाता है। पहला तो आपको पता है मक्का, दूसरा मदीना और तीसरा है यरूशलेम। और ऐसे ही ईसाइयों का भी यह पवित्र स्थान है। ईसाइयों का पवित्र स्थान क्यों माना जाता है यरूशलेम को? इसके पीछे कारण है, देखो। सॉरी, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि यरूशलेम में ही ईसा मसीह ने अपना अंतिम उपदेश दिया था और वहीं पर ईसा मसीह को सूली पर लगाया गया था। यरूशलेम में ही ईसा मसीह को दफनाया गया था। और कहा यह भी जाता है कि यरूशलेम में ही ईसा मसीह ने पुनर्जन्म लिया था। इसलिए ईसाइयों का भी यरूशलेम पवित्र स्थान है ना। और इस्लाम वालों का क्यों है कि अल अक्सा मस्जिद इस्लाम वालों के यहीं पर है, और इस कारण जो है इसको तीसरा पवित्र स्थान इस्लाम जगत में माना जाता है ना। अल कुद्दस भी इसको कहा जाता है, अल कुद्दस शहर है ना। अल कुद्दस का मतलब है पवित्र शहर, है ना। ये इस्लाम में चलता है। और ये भी ध्यान रखना, जो ईसाई, यहूदी और इनका पवित्र स्थान था, इस कारण से इस पर अधिकार को लेकर और ये युद्ध लड़ा गया, ठीक है, जिसमें इस्लाम विजयी हुआ। जब इस्लाम विजयी हुआ और ईसाई हार गए, तो ध्यान रखना मध्यकाल में ईसाई धर्म के जो धर्माचार्य थे, जिसको हम पोप कहते हैं, वो चर्च में रहा करते थे। उन्होंने इस प्रकार की धारणा बना रखी थी, इस प्रकार के विचार समाज में फैला रखे थे कि यदि आम जनता को ईश्वर तक पहुंचना है, अपनी मोक्ष मुक्ति करवानी है, अपना कल्याण करवाना है, तो चर्च और पोप के माध्यम से ही आप वहां तक जा सकते हैं। यानी कि पोप ही सर्वोच्च है, चर्च ही सर्वोच्च है, ऐसी विचारधारा चला रखी थी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब ये पोप और चर्च पराजित हुए, तब लोगों की आंखें खुली कि यार ये तो ढकोसलेबाजी थी। हमको 1000 साल तक लोग इन चर्च ने और पोप ने अज्ञानता के ढकोसले में ढका रखा, और ये तो इस्लाम वालों से पराजित हो गए। तो ये कैसे उस खुदा के बंदे हो सकते हैं, है ना, कैसे उस खुदा के मीडिएटर हो सकते हैं। तो ये जो इनकी ढकोसलेबाजी थी, इन युद्धों में जो है इनकी पोल खुल गई, और इसकी वजह से लोगों के अंदर एक चेतना आई कि यार पोप जब हार गया तो ये खुदा का जो है प्रतिनिधि नहीं हो सकता, है ना। इसकी पूजा अर्चना करने से कुछ नहीं होने वाला, ये तो खुद ही हार गया, ये हमको क्या जिताएगा, है ना। तो ऐसी सोच यहाँ पे पनपी, और उसी का परिणाम हुआ कि पुनर्जागरण के बीज यहां से बो दिए गए, ठीक है। सॉरी। तो चलिए मैं इस बात को लिख देता हूं, फिर हम इसके जो परिणाम थे उसकी बात हम करेंगे। एक एक बात को जो है बढ़िया तरीके से हम लिखने वाले हैं, ठीक है। देखो लिखते हैं ना, तो फिर वो चीज़ लॉन्ग टाइम के लिए हमारे जहन में बैठ जाती है, ठीक है, भूलते नहीं है। और जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, फिर दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर का है, तो मैं दोनों एग्जामों को ही ध्यान में रख के और ये लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट यूपीएससी ऑप्शनल जो हिस्ट्री से रहते हैं, उनके लिए भी ये बिल्कुल फायदेमंद होगी। इतना डिटेल से मैं करवा रहा हूँ, कंसेप्ट दे रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट पे फोकस है, साथ में फैक्ट भी पूरे दे रहा हूँ ना। तो आपको बढ़िया तरीके से, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, सवाल पार नहीं जाने देंगे। यहाँ तक कि साक्षात्कार भी आपका क्लियर हो जाएगा, है ना, बढ़िया तरीके से सुनोगे तो, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। धर्म युद्ध को क्रूसेड बोला जाता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1000 करीब, ये 95-96 की बात है। ये सन आपको इधर उधर मिल सकती है, 1095 से और 1279 तक, ईस्वी तक
कुल कुल आठ आठ धर्म युद्ध कुल आठ धर्म युद्ध कुल आठ धर्म युद्ध ईसाई और इस्लाम के मध्य ईसाई और इस्लाम के मध्य लड़े गए थे ठीक है, ईसाई और इस्लाम के मध्य लड़े गए थे, जिसका कारण था यरूशलेम पर अधिकार को लेकर। ये युद्ध मैं यहां पे लिखूंगा, ये युद्ध पवित्र स्थल यरूशलेम या इसको यरूशलेम भी कहीं कहीं पर जो है लिख लिया जाता है, यरूशलेम पर अधिकार को लेकर लड़े गए, पर अधिकार को लेकर लड़े गए। ठीक है, यरूशलेम पर अधिकार को लेकर ये युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, और इस युद्धों में अंततः इस्लाम जगत जीत गया। ठीक है, इन युद्धों में अंततः इस्लाम जगत जीत गया, है ना। पोप व चर्च पराजित हुए। पोप व चर्च यानी कि ईसाई, है ना, ईसाई जो थे पराजित हुए। ठीक है, ईसाई जो थे पराजित हो गए। तो इस प्रकार से ये धर्म युद्ध लड़े गए। अब इस धर्म युद्ध के क्या परिणाम हुए वो मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं धर्म युद्ध के परिणाम, है ना, धर्म युद्ध के परिणाम। ये परिणामों से ही आपको पता चल पाएगा कि कैसे पुनर्जागरण को जन्म दिया, धर्म युद्ध के परिणाम। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझना इसको, पूरा कंसेप्ट बेस है ना। तो देखो, धर्मयुद्ध के परिणाम के रूप में पहला परिणाम तो मैं यही लिखूंगा कि पोप व चर्च की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। ठीक है, जिसके कारण अन्य लोगों के अंदर जागरूकता आई, है ना, उनको सोचने का एक नया दृष्टिकोण मिला, जिसकी वजह से पुनर्जागरण हुआ। नई चेतना आई तो पुनर्जागरण था। ठीक है, तो सबसे पहला परिणाम हम यही लिखेंगे कि पोप व चर्च की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। पोप व चर्च की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। ठीक है, तो एक बात ये हो जाती है, पोप व चर्च की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। ठीक है, अब मैं और आगे की बात करूं, पोप व चर्च की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा और यूरोप वासियों का जो संपर्क था वो पूर्वी देशों के साथ हुआ। ठीक है, यूरोप वासियों का जो संपर्क था पूर्वी देशों के साथ हुआ, जिसकी वजह से पूर्वी जो देश के लोग थे वो यूनान और भारत की सभ्यता की वजह से अपने आप को ज्ञान से आलोकित किए हुए थे, है ना। मतलब वो सभ्य लोग थे, पूर्वी जगत के जो लोग थे, अरब मतलब जो अरबी संस्कृति है वो इस समय अच्छी तरीके से फल फूल रही थी। ठीक है, कारण क्या था कि वो यूरोप के ज्ञान से और भारत के ज्ञान से वाकिफ थे, जबकि यूरोप अपने ही ज्ञान को भूल गया था, है ना, धर्म के ढकोसले में। और ये पोप और चर्च के ढकोसले ने यूरोप वासियों को अपने ही ज्ञान से जो है अनभिज्ञ कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ ये कि जब ये युद्ध लड़े गए तो जो ईसाई लोग थे उनका इस्लाम वालों से संपर्क हुआ, और इस्लाम अरब जगत के देश हैं, और अरब में जो संस्कृति फल फूल रही थी वो यूनान से और भारत से ज्ञान प्राप्त किए हुए थी।
है ना। अब जब इन ज्ञानी लोगों के साथ इनका संपर्क हुआ तो सीधी सी बात है, इनका जो है इनके विचारों में परिवर्तन आया, और विचारों में परिवर्तन आया तो पुनर्जागरण हुआ। आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं और यहाँ पे जो है लिखकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, यूरोप वासियों का, यूरोप वालों का पूर्वी लोगों के साथ, पूर्वी लोगों के साथ संपर्क हुआ, संपर्क हुआ, जो जो कि जो कि ज्ञान से आलोकित थे, जो कि ज्ञान से आलोकित थे। कौन? जो कि शब्द किसके लिए आया है? ये पूर्वी लोगों के लिए आया। पूर्वी लोग ज्ञान से आलोकित थे, और जो ज्ञान से आलोकित थे उनके साथ में यूरोप वालों का जब संपर्क हुआ तो इनको पता चला कि यार हम किस दुनिया में सो रहे हैं, ये लोग तो इतने मतलब इतने अप टू डेट हैं और हम अभी भी उसी प्राचीनता में सो रहे हैं। तो इन लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आया। आप खुद सोचिए, यदि आप किसी विद्वान व्यक्ति से मिलते हैं, उसको सुनते हैं, तो फिर आपके विचारों में कितना परिवर्तन आएगा, है ना। तो उसी प्रकार यूरोप वाले जब पूर्वी लोगों से मिले तो अपने आप को बहुत कमतर इन लोगों ने आंका। किन्होंने? यूरोप वालों ने। और इन लोगों की जो विशेषताएं थी उनको अपनाने का प्रयास किया, और उसी प्रयास में पुनर्जागरण हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इन धर्म युद्धों से जो यात्राएं प्रारंभ हुई, भौगोलिक खोजों को भी जो है भौगोलिक खोजें करने के लिए भी प्रेरणा मिली। ठीक है, तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा तीसरे नंबर पे, कि यात्राओं व भौगोलिक भौगोलिक खोजों की प्रेरणा मिली, खोजों की प्रेरणा मिली। जब ये लोग, यूरोप वाले लोग युद्ध करने गए, क्योंकि ये तो पोप और चर्च की तरफ से ही युद्ध करने पहुंचे थे, लेकिन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंसान पहुंचा तो सीधी सी बात है उसके विचारों में परिवर्तन आएगा, है ना। कूप मंडुक्यता से ये बाहर आए थे, और जब उनको बहुत कुछ मिला, लड़ने गए थे उसी में इनको बहुत कुछ मिल गया, तो यूरोप वालों ने ये सोचा कि यदि हम घूमने के पर्पज से जाएं या कुछ ज्ञान प्राप्ति के पर्पज से यात्राएं करें तो हम कितना सीख सकते हैं, जब हमको युद्ध ने इतना सिखा दिया तो, है ना। तो इस सोच ने यात्राओं को बल दिया, प्लस भौगोलिक सॉरी मैंने लिख दिया, जो भौगोलिक खोजें थी उनको भी इन्होंने जो है उनकी ओर भी इन लोगों को प्रेरणा मिली कि भौगोलिक खोजें भी करनी चाहिए। कैसे? इसको मैं थोड़ा सा आगे और मैं बताऊंगा। धर्म युद्ध की जो अंतिम परिणति होगी वो होगी तुर्कों का अधिकार हो जाएगा कुस्तुनतुनिया पर। ठीक है, ये धर्म युद्धों की ही अंतिम परिणति थी वो, ना अभी, लेकिन थोड़ा सा कभी समय लगेगा, उसको दूसरे पॉइंट के रूप में पढ़ते हैं, है ना। धर्म युद्ध के परिणाम में ये सारी बातें आ गई। ठीक है, और इसके अलावा जो अरस्तु का ज्ञान था, है ना, बीज गणित थी, और जो है बीज गणित है, इन सब की जानकारी यूरोप वालों को हुई। किसकी वजह से? धर्म युद्धों की वजह से, है ना। तो ये सारी चीजें जो आई वो धर्म युद्धों की वजह से आई। दिग्दर्शक यंत्र की जानकारी जो है यूरोप वालों को हुई। तो ये सारी चीजें भी धर्म युद्धों का ही परिणाम थी। तो मैं चौथे नंबर पे मैं लिखूंगा कि अरस्तु का साहित्य, ठीक है, अरस्तु का साहित्य, दिग्दर्शक यंत्र, ठीक है, और जो है बीज गणित, दिग्दर्शक यंत्र, बीज गणित, ठीक है सॉरी, आदि की जानकारी यूरोप वालों को हुई। आदि की जानकारी यूरोप वालों को हुई। ठीक है, तो सॉरी,
अरस्तु का ज्ञान जो है, बीज गणित है, इन सब की जानकारी जो है यूरोप वालों को हुई थी। अरस्तु जो थे बड़े ही विद्वान थे, आपको पता होगा। अरस्तु ने द पॉलिटिक्स नाम से एक पुस्तक लिखी थी, द पॉलिटिक्स, एनेमा जैसी पुस्तकें अरस्तु की हैं। और बहुत बड़ा विद्वान था अरस्तु। इनको पॉलिटिकल साइंस का जनक माना जाता है, जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है, पेशीय विज्ञान का जनक माना जाता है। और अरस्तु ने कहा था, आपको पता होगा, कि जो व्यक्ति समाज से बाहर रहता है या तो वो विद्वान है या मूर्ख है ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस प्रकार की बात अरस्तु ने कही थी। तो अरस्तु बहुत बड़ा विद्वान था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी अरस्तु की जो विद्वता है उसके सब कायल हैं, ठीक है। तो ये सारे परिणाम जो थे वो धर्म युद्ध के हुए, प्यारे विद्यार्थियों। और सॉरी, मेजनिस एपिल ने तो ये कहा है कि धर्म युद्ध ने और पुनर्जागरण बहुत जल्द करवा दिया, ठीक है। किसने कहा था? मेजनिस एपिल ने कहा था। तो वो बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। मेजनिस एपिल एक बड़े विद्वान थे, मेजनिस एपिल। उन्होंने ये कहा, मैं अलग कलर के पेन से लिखना चाहूंगा। मेजनिस एपिल ने क्या कहा कि धर्म युद्धों ने पुनर्जागरण बहुत जल्द करवा दिया, ठीक है। धर्म युद्धों ने पुनर्जागरण बहुत जल्द करवा दिया, ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। तो ये कारण था विद्यार्थियों, पुनर्जागरण का पहला कारण हमने देखा। पहले कारण के क्या परिणाम थे, ये देखो कई जो टीचर्स ना क्या करते हैं कि जब पुनर्जागरण के कारण पढ़ाते हैं ना, तो धर्म युद्ध को एक कारण दे देते हैं, फिर पोप चर्च की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा था, एक कारण ये दे देते हैं। यूरोप वालों का पूर्वी लोगों के साथ संपर्क हुआ, इसकी वजह से पुनर्जागरण हुआ, है ना। ये इसको 4 पॉइंट बना देते हैं अलग से, 4 पॉइंट और 1 पॉइंट ये बना देते हैं, 5-5 पॉइंट बना देते हैं। ऐसे करते करते वो है ना जो 10-12 पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, वो ये कहते हैं देखो हमने 10-12 पॉइंट लिखाए हैं, सामने वाले ने 2-3-4 पॉइंट करवा के ही लोग रुक जाते हैं। वो मतलब अपनी छवि को इस प्रकार से पेश करते हैं, जबकि उनको ये पता नहीं है कि धर्म युद्ध के परिणाम के रूप में ये सारी चीजें हुई थी, तब जाके पुनर्जागरण का कारण बना था ये, है ना। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं, ठीक है। तो अब मैं आता हूं दूसरे कारण पे, उसकी हम चर्चा करेंगे। और दूसरा कारण हम पढ़ेंगे सॉरी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि धर्मयुद्ध की अंतिम परिणति जो थी वो थी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होना, ठीक है। तो वो बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप इसको उतारे, ये पूरा भर गया है बोर्ड। मैं थोड़ा अगली स्लाइड पे आता हूँ, ठीक है। देखो मैं एक बार जो है आपको बोल के बता दूं, कुस्तुनतुनिया जो था वो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसको हम बेंजेंटाइन साम्राज्य भी कहते हैं, बेंजेटाइन साम्राज्य भी कहते हैं, ठीक है। तो जो कुस्तुनतुनिया था उसके ऊपर तुर्कों का अधिकार हो गया। कब हो गया? 1453 ईस्वी में हो गया, ठीक है। 1453 ईस्वी में जब तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ और जो कॉन्स्टेंटाइन सम्राट था वो मारा गया युद्ध में, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन सम्राट युद्ध में मारा गया था, जो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य का शासक था, ठीक है। और तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्कों के अधिकार हो जाने से किस पर? कुस्तुनतुनिया पर। कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हुआ तो इसके कई परिणाम निकल कर आए। सबसे बड़े जो परिणाम थे वो 2 परिणाम थे। पहला तो ये कि यूरोप वालों का पूर्वी देशों के साथ जो संपर्क था, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये, कि यूरोप वालों का पूर्वी लोगों के साथ संपर्क हुआ, ये तो संपर्क हुआ ही था, लेकिन यहां से संपर्क टूट गया। कारण क्या था कि यूरोप का, जैसे मैं यहाँ पे एक हल्का, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ ना, मैं हल्का सा नक्शा बनाकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि चीज आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक बनी रहेगी, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको उतार लिया होगा वैसे सॉरी। देखो समझने का प्रयास करना विद्यार्थियों, तो चीजें बहुत जल्दी चीज समझ में आ जाएंगी और फिर हम गति पकड़ेंगे इसमें, इतना स्लो नहीं चलेंगे, है ना।
लेकिन कारण समझना बहुत जरूरी है। फिर आगे जो तथ्यात्मक चीजें आएंगी वो तो आपको रटनी पड़ेगी, इसलिए मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, है ना, उसमें हम जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। देखो नक्शा तो यहाँ पे बैठ नहीं पाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री का वर्ल्ड मैप मैंने कभी बनाया नहीं है, लेकिन मैं आपको देखो ऐसे ही बोल के समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखो जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ तो यूरोप वाले जो लोग थे वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार जो करते थे उनका रास्ता कुस्तुनतुनिया होकर जाता था, ठीक है। तो जब यूरोप वाले पूर्वी देश व्यापार करने जाते थे तो ये जो तुर्क लोग जो थे वो इन व्यापारियों को लूट लिया करते थे, ठीक है। ऐसी स्थिति में इन व्यापारियों ने व्यापार करना बंद कर दिया, क्योंकि इनको मुनाफा ही नहीं होता था, तो फिर इन व्यापारियों ने व्यापार करना बंद कर दिया। अब जब व्यापारियों ने व्यापार करना बंद किया तो अब चूंकि यूरोप में पूर्वी देशों की जो सामग्री थी, विलासिता की सामग्री प्लस गरम मसाले, इनकी मांग इतनी अधिक थी कि यूरोप वासी जो है तिल मिला उठे कि नहीं हमें तो वो चाहिए। मतलब एक तरीके से जैसे शराबी को शराब नहीं मिले तो वो तिल मिला उठता है, उसी प्रकार यूरोप वासी जो थे पूर्वी देशों की विलासिता की सामग्री प्लस गरम मसाले, इन दोनों के बिना रह नहीं सकते थे। और अब ये कुस्तुनतुनिया के रास्ते पूर्वी देशों के साथ जा नहीं सकते थे क्योंकि तुर्क इनको लूट लेते, इसलिए व्यापारियों ने व्यापार बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने जो है अलग एक नए मार्ग खोजने की बात सोची और अंततः इन लोगों ने जो है आपको पता होगा समुद्री मार्ग खोज निकाले और भौगोलिक खोज आरंभ हुई, है ना, जिसमें इन्होंने जो है भारत को खोजा। आपको पता है वास्को डी गामा ने, है ना, कोलंबस ने जो है अमेरिका को खोजा था, ठीक है। और ये अमेरिका तो खैर नई दुनिया थी और पाश्चात्य कहलाता है वो भी, लेकिन भौगोलिक खोजें आरंभ हुई, है ना, जिसकी वजह से पूर्वी देशों के साथ इन्होंने जो है पूर्वी द्वीप समूह को खोजा और भारत के लिए समुद्री मार्ग को खोजा, ठीक है। तो ये परिणाम था एक तो किसका, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार का। प्लस दूसरा कारण क्या था कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार का, कि कुस्तुनतुनिया जो था वो एक विद्वानों का एक शरण स्थली था, है ना, विद्वानों की शरण स्थली था। यहाँ पे बहुत सारे विद्वान रहते थे, लेकिन जब तुर्कों का यहाँ पे अधिकार हुआ तो ये जो तुर्क लोग थे ये खुद बर्बर जाति के थे, ये लूट मार करके ही अपनी आजीविका चलाते थे एक तरीके से। तो इन लोगों को ये पता ही नहीं था कि इस ज्ञान का संरक्षण भी करना है, इन विद्वानों को भी कुछ जो है इनकी आजीविका के लिए हमको देना है ना। तो वहां जो विद्वान थे उन विद्वानों को अपनी आजीविका के लिए ही जब तरसना पड़ रहा था, तो ऐसी स्थिति में वो लोग वहां से पलायन कर गए और पलायन करके वो जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस ऐसे देशों में चले गए और अपने साथ ज्ञान का खजाना लेकर गए, अमूल्य भंडार वो ज्ञान का लेकर गए, एक नई चिंतन पद्धति लेकर गए। अकेला जो कार्डिनल वेसियारियोन जो था वो 800 पांडुलिपियां लेकर इटली पहुंचा था। 800 पांडुलिपियां, सोचिए उस जमाने में 800 किताबें अपने साथ लेकर जाना कितनी बड़ी बात है। आज हम देखते हैं अच्छे अच्छे प्रोफेसरों के पास जो है 800 किताबें नहीं मिलती, है ना, और उस जमाने में और एक व्यक्ति 800 किताबें लेकर, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा रहा है। आज तो ये अपनी लाइब्रेरी में नहीं मिलती 800 किताबें एक व्यक्ति के पास, है ना। तो इसकी वजह से जो है यूरोप वासियों में एक नई चेतना का प्रादुर्भाव हुआ और उस नई चेतना ने जो है पुनर्जागरण को जन्म दे दिया, ठीक है। तो आपको ये दूसरा पॉइंट समझ में आया होगा। मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा तो आपको और चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, ठीक है, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। तो ये हम अब देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोल के बता ही दिया है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैं सीधा लिख ही देता हूं। 1453 की ये घटना है और इसको
कॉन्स्टेंटिनोपल भी बोला जाता है कुस्तुनतुनिया को ना, कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कॉन्स्टेंटी सॉरी कॉन्स्टेंटिनोपल या नोपल है ना, ऐसे आ जाता है, अंग्रेजी में है ये ना, अंग्रेजी वाले बोलते हैं। ठीक है, तो ये घटना है 1453 की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 1453 ईस्वी में सॉरी 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। ठीक है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन मारा गया। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन युद्ध में मारा गया। ठीक है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो था युद्ध में मारा गया और पूर्वी रोमन साम्राज्य के ऊपर तुर्कों का अधिकार हो गया। मोहम्मद शाह नाम से कोई तुर्क शासक था, वो यहाँ पे शासन कर रहा था ना, तुर्कों का शासक जो था इस समय वो मोहम्मद शाह नाम से कुछ ऐसे था, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, अब देखिए पूर्वी जो रोमन साम्राज्य था उसको तुर्कों ने नष्ट कर दिया, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और ये व्यापारियों को जो है व्यापारियों के साथ या अन्य लोगों के साथ वहाँ पे इन्होंने खूब अत्याचार किए, जिसके कई परिणाम निकले। ठीक है, तो वो बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। एक बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार, कुस्तुनतुनिया, इसको थोड़ा सा समझना, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार है ना, और अधिकार के बाद तुर्कों के अत्याचार व पूर्वी रोमन साम्राज्य का पूर्णतः नष्ट होने के कई परिणाम निकले, है ना। तो अब देखिए क्या क्या परिणाम निकले, वो परिणाम हम यहाँ पर जानने वाले हैं, क्योंकि उन परिणामों से ही हमारे पुनर्जागरण के कारणों को हम जान सकते हैं। अभी तक तो हमने ये देखा कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, मतलब 1453 की घटना है। पूरी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, उसके ऊपर तुर्कों ने अटैक किया और ये जीत गए। कुस्तुनतुनिया का जो सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, वो युद्ध में मारा गया। अब इतना सब कुछ हमने लिखा, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तुर्कों ने अत्याचार किए, पूर्वी रोमन साम्राज्य पूर्णतः नष्ट हो गया। इन सारे बातों में पुनर्जागरण का कोई लिंक नहीं आया अभी तक, है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि आखिर क्यों लिखा गया है। और बहुत से जो टीचर हैं मैं देखता हूं कि इतना लिख के छोड़ देते हैं, लोगों को स्टूडेंटों को बताते ही नहीं है कि आखिर इसका और पुनर्जागरण से जो संबंध है वो क्या है। केवल ये पढ़ा दिया जाता है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार हो जाने से और पुनर्जागरण प्रारंभ माना जाता है। अरे भाई, माना तो जाता है, लेकिन क्यों, आखिर क्या हुआ था ऐसा। तो अब देखियो इसके परिणाम जो निकलेंगे ना, वो परिणाम ही आपको ये बताएंगे कि पुनर्जागरण क्यों हुआ था। ठीक है, अब दो परिणाम बड़े महत्वपूर्ण निकले इसके। पहला मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, देखो क्या परिणाम निकले। पहला परिणाम मैं यहाँ पर जो है लिखना चाहूंगा
कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हुआ तो तुर्कों ने, जैसा कि मैंने अभी बोल के बताया कि पूर्वी देशों के साथ यूरोप का जो व्यापार होता था, तो तुर्क जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किए तो इन तुर्कों ने व्यापारियों को लूटना प्रारंभ कर दिया, व्यापारियों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। मैंने कहा ना, तुर्कों के अत्याचार, तुर्कों ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। पहले तो अधिकार किया कुस्तुनतुनिया पर, फिर अब ये अत्याचार कर रहे हैं, व्यापारियों पर अत्याचार कर रहे हैं, आम जनता पे अत्याचार कर रहे हैं। इसकी वजह से जो है यूरोप का व्यापार ठप हो गया। ठीक है, यूरोप का व्यापार ठप हो गया, बंद हो गया। पूर्वी देशों के साथ का जो व्यापार था वो, ठीक है। अब पूर्वी देशों के साथ व्यापार जब बंद हुआ तो चूंकि पूर्वी देशों की जो विलासिता की सामग्री थी और जो काली गरम मसाले थे, उनकी यूरोप में जबरदस्त डिमांड थी और वो उनके बिना रह नहीं सकते थे। इस वजह से यूरोप तिलमिला उठा कि यार हमें तो वो वस्तु तो चाहिए, और विलासिता की वस्तु तो वैसे ही उसकी तलब आती है ना। तो लोग उनसे रहा नहीं गया और उसी की परिणति ये हुई कि यूरोप वालों ने और नए मार्ग ढूंढने प्रारंभ कर दिए, और उन नए मार्गों के चलते भारत जाने वाला जल मार्ग इन्होंने खोजा। ठीक है, वास्को डी गामा ने, आपको पता है 1498 में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। पूर्वी जो द्वीप समूह है उनकी इन लोगों ने खोज की, है ना। और भारत की खोज के चक्कर में ये आपको पता है कोलंबस अमेरिका की खोज कर बैठा, है ना। और एक नई दुनिया की उन्होंने खोज की, नई दुनिया नाम दिया गया उसको, न्यू वर्ल्ड, और आगे चल के फिर उसको अमेरिका नाम दिया था। तो ये परिणाम निकले, है ना। और जब इतने सारे परिणाम हुए तो उसी की वजह से जब मतलब एक नए मार्ग खोजे गए, तो भौगोलिक खोज एक कारण माना जाता है कुछ, तो मतलब पुनर्जागरण का, है ना। भौगोलिक खोजों ने क्या किया, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो उनके विचार बदले, वो जो एक परंपरा का ढर्रे पर चले आ रहे थे उस ढर्रे को छोड़ने पर मजबूर हुए, और उनको पता चला कि यार ज्ञान तो बहुत आगे है, हम तो मतलब एक कूपमंडूक के जैसी स्थिति में फंसे पड़े थे। ठीक है, तो इस प्रकार के परिणाम यहाँ पे निकले। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि क्या क्या हुआ था। देखिए, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा इसके परिणाम के रूप में, हम लिखेंगे कि यूरोप का पूर्वी देशों के साथ संपर्क टूटा, पूर्वी देशों के साथ संपर्क टूटा, क्योंकि तुर्क व्यापारियों को लूटते थे, व्यापारियों को लूटते थे, इस कारण लूटते थे, इस कारण से यूरोप का, इस कारण से यूरोप है ना, यूरोप का पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देशों के साथ होने वाला व्यापार ठप हो गया, व्यापार ठप हो गया। ठीक है, इसके साथ ही पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार हो रहा था वो ठप हो गया। ठीक है, अब व्यापार तो ठप हो गया, लेकिन यूरोप वालों को जो है बड़ी मांग थी पूर्वी देशों के उन चीजों की, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा दूसरा परिणाम लिखूंगा नए मार्गों का, नए जल मार्गों को खोजा जाना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं अलग कलर के पेन से लिख दे रहा हूं कि नए जल मार्गों को खोजा जाना। ठीक है, नए जल मार्गों को खोजा जाना, ये भी इसका परिणाम था कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार का। कैसे देखो, जब देखो मांग जब बढ़ी यूरोप वालों को, यूरोप में पूर्वी देशों की
विलासिता की सामग्री, विलासिता की सामग्री व विलासिता की सामग्री व गरम मसालों की अत्यधिक मांग थी, की अत्यधिक मांग ने, मैं सीधा ही लिख रहा हूं ना, अत्यधिक मांग ने नए मार्ग खोजने पर मजबूर किया, नए मार्ग खोजने पर यूरोप को मजबूर किया। ठीक है, तो ये है, यूरोप में पूर्वी देशों की विलासिता की सामग्री व गर्म मसालों के अत्यधिक मांग ने यूरोप वालों को नए मार्ग खोजने पर मजबूर किया। तब यूरोप ने भारत, पूर्वी द्वीप समूह के साथ अमेरिका को खोजा, अमेरिका जाने वाले जल मार्गों को खोजा, है ना, जल मार्गों को खोजा। ध्यान रखना, अमेरिका को खोजा या भारत को खोजा ऐसा शब्द भी आ जाए ना तो भी आपको सही मान लेना है। वैसे तो गलत होता है, भारत और अमेरिका तो खोजाए थे, उनको क्या ही खोजना था, उन तक जाने वाले मार्गों को इन लोगों ने खोजा था। लेकिन जो है कई बार शब्दावली है ना ऐसी प्रकार की इस्तेमाल की जाती है ना, भाव वही रहता है, जल मार्गों को खोजने का ही रहता है। लेकिन जैसे हम नहीं कहते क्या, अरे भैया हम जैसे कहीं जा रहे होते हैं तो हम किसी से पूछते हैं, भैया ये रास्ता वहां तक चला जाएगा क्या, जयपुर तक चला जाएगा क्या, ये रास्ता जोधपुर चला जाएगा क्या। अरे भाई रास्ता नहीं जाएगा, जाना हमको पड़ेगा, लेकिन हम पूछ क्या रहे कि रास्ता चला जाएगा क्या, है ना। मतलब रास्ता तो जहाँ है वही है, जाना तो हमें है। हम जैसे कहीं सफर कर रहे हैं, मान लो आप जा रहे हैं साहब दौसा से, जयपुर से आप जैसलमेर जा रहे हैं, तो हम चलते चलते ये कहेंगे क्या, जोधपुर आ गया क्या, है ना। जबकि जोधपुर तो पहले था, वहीं अब है। जोधपुर मतलब जयपुर से चल के जोधपुर हम पहुंचे हैं या हमारी ट्रेन पहुंची है, लेकिन पूछते ही हम कहते ही हैं कि जोधपुर आ गया क्या, है ना। तो मतलब भाव वही रहता है। तो उस प्रकार से ये मामला था। ठीक है, तो ये परिणाम हुए। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात करूं आगे, और तो जो एक और परिणाम बढ़ा ये था कि जो कुस्तुतुनिया था ये पिछले 200 साल से ज्ञान और जो है दर्शन का, कला का बड़ा भंडार था, बड़ा केंद्र था। लेकिन तुर्कों का जब यहाँ पे अधिकार हुआ तो तुर्कों ने उस ज्ञान का, दर्शन का और उस कला का कोई महत्व नहीं समझा। ऐसी स्थिति में यहाँ के जो विद्वान लोग थे वो मजबूर हो गए पलायन करने को, क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका कमानी थी। और ऐसी स्थिति में वो जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में चले गए और वहां जाके पुनर्जागरण हो गया, क्योंकि ये अपने साथ ज्ञान का भंडार लेकर गए, नए विचार लेकर गए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर भी नए मार्ग खोजे गए हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग गए हैं, और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होता है, कला संस्कृति का आदान प्रदान होता है। हम किसी को देखते हैं तो हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, और विचारों का परिवर्तन क्या था, पुनर्जागरण था। जुड़ गया ना मामला। लेकिन यहां तक बिल्कुल भी नहीं जुड़ रहा था, बिल्कुल कनेक्शन टूटा हुआ था, और विद्यार्थी जबरदस्ती इसको रट्टा मार के और ध्यान रखते हैं। वैसे एग्जामिनर सवाल यहीं से पूछ लेता था पहले, लेकिन आजकल ध्यान रखना सवाल यहां से पूछा जाएगा। ध्यान रखना, बहुत लेवल का सवाल आता है। तो मैं तीसरा पॉइंट यहां पे लिखना चाहूंगा कि कुस्तुनतुनिया पिछले 200 वर्षों से ज्ञान, दर्शन व कला का
सॉरी, केंद्र था, मगर तुर्कों ने इसका महत्व नहीं समझा। मगर तुर्कों ने इसका महत्व नहीं समझा। ऐसी स्थिति में विद्वानों ने यहां से पलायन कर लिया, है ना। ऐसी स्थिति में विद्वानों ने यहां से पलायन कर लिया तथा इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस आदि देशों में चले गए। ठीक है। और आपको पता ही है, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। नीचे कट रहा हो तो विद्यार्थियों में जो बोला हूं उसके आधार पर लिख लेना। इटली, जर्मनी, इंग्लैंड और रूस जैसे देशों में ये लोग गए, और जब अपने साथ गए तो ये ज्ञान के भंडार अपने साथ लेकर गए, नए विचार लेकर गए, और जिसकी वजह से जो है पुनर्जागरण हुआ। तो ये था कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का पतन। और ये भी ध्यान रहे कि इसी घटना से पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है। तो मैं जो है इसको अगली स्लाइड पे लिखता हूं, आप इसको उतारें, और मैं इसको मिटा रहा हूं, और हम आगे की भी बात करेंगे। देखो, इसी घटना से पुनर्जागरण का वास्तविक प्रारंभ माना जाता है, लेकिन एक बड़े विद्वान हुए थे, प्रीजवर्ड स्मिथ, जिसने ओरिजिन ऑफ मॉडर्न कल्चर नाम से एक पुस्तक लिखी, एक लूथर नाम से पुस्तक लिखी। उसने हमको यह बताया कि नहीं, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार से हम पुनर्जागरण की शुरुआत नहीं मान सकते। पुनर्जागरण की जो वास्तविक जो शुरुआत है वो कोपरनिकस की जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1543 ईस्वी में, यहाँ से ठीक करीब 90 साल बाद, उस घटना से पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है। तो ऐसा किसने माना? प्रीजवर्ड स्मिथ ने माना था। वो उस पुस्तक का नाम था द रिवोल्यूशनिबुस ऑर्बियम कोएलिस्टियम। ठीक है। उस पुस्तक में कोपरनिकस ने जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, मतलब सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था, उस घटना से और पुनर्जागरण की वास्तविक शुरुआत मानी थी, है ना। मतलब इससे पहले ये माना जाता था कि जो पृथ्वी जो है वो इस ब्रह्मांड का केंद्र है, और सारे ग्रह यहाँ तक कि सूर्य भी उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस सिद्धांत को बोलते थे भू केंद्रित सिद्धांत, जो कि टॉलेमी ने दिया था। लेकिन टॉलेमी के सिद्धांत को खारिज करके और कोपरनिकस ने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? सूर्य है, और अन्य सारे ग्रह और पृथ्वी ये सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वास्तव में बात ये सही है, वर्तमान संदर्भ तक तो सही है, ये कोपरनिकस ने हमको बताया है। लेकिन 1543 तक या 1543 से पहले तक यही माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, और सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो इस बात को भी मैं लिखना चाहूंगा। ठीक है, आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूं, और हम आगे की, यहां से आगे की बात अगली स्लाइड पे करते हैं। ठीक है। अभी ये वाला पॉइंट ही चल रहा है, दूसरा पॉइंट ही चल रहा है अभी, है ना। तीसरा पॉइंट स्टार्ट करेंगे बस अब। ठीक है। तो बढ़िया से आप पढ़ते रहें, आपको समझ में आ रहा होगा, इतना मुझे पूरा यकीन और विश्वास है। और इतना भी आपको विश्वास हो रहा होगा इस कंटेंट पर कि जितनी गहराई से मैं पढ़ा रहा हूं कि आपका कोई प्रकार का सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये यकीन मानना आप। ठीक है। देखो, आगे प्रोफेसर की भर्ती भी आएगी क्या, एग्जाम भी फिक्स है उसकी, दिसंबर के महीने में होनी है। तो प्रोफेसर के लिए भी यह बैच एकदम आपके लिए जबरदस्त तरीके से हेल्पफुल रहेगा। और प्रोफेसर में 50 प्रश्न आते हैं, 50 में से यकीन मानना कि 40 प्लस
प्रश्न जो है यहाँ इस कंटेंट से सीधे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इस घटना से कौन सी घटना, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार से, इस घटना से पुनर्जागरण का वास्तविक प्रारंभ माना जाता है, वास्तविक प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, यह बात आपको जो है ध्यान रखनी है। लेकिन देखो इसमें भी जो है जो प्रीजवर्ड स्मिथ है उसकी बात मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। ठीक है, प्रीजवर्ड स्मिथ जो हैं वो क्या कहते हैं विद्यार्थियों, प्रीजवर्ड स्मिथ इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लूथर नाम से, उस पुस्तक में ये कहते हैं, वैसे इन्होंने 2 पुस्तकें बड़ी शानदार लिखी, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। जैसे एक पुस्तक तो थी ओरिजिन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, है ना, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, है ना, सॉरी, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, एक तो ये लिखी और एक लिखी थी लूथर नाम से जो पुस्तक लिखी, इसमें इन्होंने बताया था कि सॉरी, एक तो इसने ये बात बताई थी कि जो कैथोलिक चर्च है और जो प्रोटेस्टेंट चर्च है वो दोनों ही विकास के विरोधी हैं, ये बात भी इसी ने कही थी, है ना, प्रीजवर्ड स्मिथ ने, ध्यान रखना। और ये इस पुस्तक में कही थी, लूथर नामक पुस्तक में क्या कही थी, कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट चर्च, कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट चर्च दोनों ही विकास के विरोधी हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पूछी जा सकती है इस प्रकार की बात। किसने कहा था कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही विकास के विरोधी हैं, विकास के विरोधी, है ना, और विकास कौन चाहता है, पुनर्जागरण। इसलिए मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं ना, ये बात पूछी जा सकती है, पुनर्जागरण में पूछी जा सकती है, धर्म सुधार में पूछी जा सकती है। ठीक है, प्रबोधन तक तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन क्या पता प्रबोधन में भी पूछ ले। देखो ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा है, तो प्रबोधन काल में पूछी जा सकती है। ठीक है, इस लूथर नामक पुस्तक में इन्होंने बताया था कि पुनर्जागरण की वास्तविक शुरुआत, है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा, अलग कलर के पेन से लिख देता हूं, चलो, पुनर्जागरण की वास्तविक शुरुआत कोपरनिकस की पुस्तक के प्रकाशन से प्रकाशन से हुआ था, ऐसे हम करते हैं ना। पुनर्जागरण की वास्तविक शुरुआत कोपरनिकस की पुस्तक के प्रकाशन से हुई, ये हम लिखते हैं, मानी जानी चाहिए क्या, हुई, है ना, से हुई। तो ये पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1543 में, है ना, 1543 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था, है ना, प्रकाशन हुआ। कौन सी पुस्तक थी वो, उस पुस्तक का नाम था द रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशनियम ऑर्बियम
ऑर्बियम कोएलिस्टियम, ऑर्बियम कोएलिस्टियम, है ना, कोएलिस्टियम, ठीक है, कोएलिस्टियम। तो ये पुस्तक थी विद्यार्थियों, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। इस पुस्तक में जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का, ठीक है। क्या सिद्धांत दिया था इस पुस्तक में? इस पुस्तक में जो सिद्धांत दिया था वो दिया था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था, सूर्य केंद्रित, सूर्य केंद्रित सिद्धांत, सूर्य केंद्रित सिद्धांत जो था वो दिया था यहाँ पे, है ना। मतलब सॉरी, ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो सूर्य है ना। क्या है ये? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, है ना, अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत से या इस पुस्तक से प्रिज्वर्ड ने जो है पहली मतलब पुनर्जागरण की शुरुआत मानिए, वास्तविक शुरुआत पुनर्जागरण की यहां से मानिए किसने? एडवर्ड प्रिज्वर्ड स्मिथ ने मानी है। जबकि 1453 वाली बात जो कुस्तुंतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ वो एक प्रमाणिक बात है, मतलब उस पर सारे विद्वान सहमत हैं, लेकिन प्रिज्वर्ड स्मिथ साहब इसको मानते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रहे। एक चीज और बताना चाहूंगा, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत जो था इससे पहले जो है जियोसेंट्रिक सिद्धांत चलता था, है ना, जियोसेंट्रिक सिद्धांत चलता था। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा इससे पहले या इस, है ना, इससे पहले, इससे पहले टोलेमी का जियोसेंट्रिक थ्योरी चलती थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी या भूकेंद्रित सिद्धांत, है ना, भूकेंद्रित सिद्धांत, भूकेंद्रित सिद्धांत चलता था, है ना, चलता था, जिसमें ब्रह्मांड का केंद्र, इसमें ब्रह्मांड का केंद्र किसको माना गया था? जिसमें ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी को माना गया था, पृथ्वी को माना गया था, पृथ्वी को ब्रह्मांड का ब्रह्मांड का केंद्र माना गया था। यानी कि 1543 से पहले, ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई है 1543 ईस्वी, ये मैंने लिख रखी है, 1543 से पहले पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है और उसके चारों ओर सूर्य चक्र लगाते हैं, है ना, सूर्य और अन्य ग्रह ये सभी चक्र लगाते हैं, ऐसा माना जाता था, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों हमारा कुस्तुंतुनिया पर तुर्कों के अधिकार वाली बात, जिसकी मैंने बात यहाँ पर की। कुछ लोग जो है पता नहीं उस बिंदु को कहाँ से ले जाकर कहीं छोड़ देते हैं, कोई मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग नहीं होता उन लोगों के पास, और कुछ भी जो है पढ़ा कर चले जाते हैं, है ना। खैर चलिए, आप इसको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखिए। मुझे इतना विश्वास है कि आपको ये बिंदु बढ़िया से समझ में आया होगा। और ये दो कारण हुए हैं अभी तक हमारे कौन से पुनर्जागरण के कारणों में, ठीक है, सॉरी। तीसरा कारण मैं यहाँ पे लिखाना चाहूंगा, छापे खाने का आविष्कार, ठीक है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। और छापे खाने ने वास्तव में पुनर्जागरण को द्रुत गति से जो है करवाया, तो वो बात हम करेंगे। आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से, बेहतरीन ये टॉपिक है, बेहतरीन ये कंटेंट है, और आपको ये शैली भी बेहतरीन लग रही होगी, इतना मुझे विश्वास है। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने मिटा दिया है इसको। और तीसरा जो हेडिंग है, तीसरा जो कारण है वो आप डाल दें, छापे खाने का आविष्कार। तो चलिए छापे खाने के आविष्कार की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, तीसरा बिंदु, ओहो,
छापे खाने का आविष्कार। ठीक है, छापे खाने का आविष्कार। देखो, छापे खाने का आविष्कार हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। करीब 200 ईसा पूर्व में चीन में कागज का आविष्कार हो चुका था, ये बात आपको ध्यान रहे। ठीक है, सबसे पहले जो कागज का आविष्कार है वो चीन में ही माना जाता है। कई किताबें मिस्र लिखती हैं, लेकिन आप चीन ठीक मानना, चीन में हुआ था। ठीक है, तो देखिए, चीन में ईसा से 200 वर्ष पूर्व छापे खाने का आविष्कार हुआ। चीनियों से अरब वालों ने कागज के आविष्कार को सीखा और अरब वालों से सीखा यूरोप वालों ने। ठीक है, ये क्रम है कागज के आविष्कार का। करीब 7वीं 8वीं सदी में अरब वालों ने सीख लिया था कागज का आविष्कार, और 15वीं सदी में जाकर यूरोप वालों ने 14वीं सदी के लास्ट तक ही सीख लिया था, और 15वीं सदी में तो इन्होंने पुस्तक छाप दी। ठीक है, तो ये सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। इस प्रकार से जो है कागज का आविष्कार जो यूरोप तक पहुंचा था, वो बात मैंने आपसे की। यूरोप में भी जर्मनी पहला ऐसा देश था जिसने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की, और 1454 की बात है। 1454 में जोहानेस गुटेनबर्ग ने जर्मनी के मेंज नामक शहर में छापे खाने की पहली मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की, और पहली पुस्तक जो छापी वो 31 लाइनों वाली इंडल्जेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ नाम से छापी थी। ठीक है, तो ये बात है, हम इसको लिखते हैं। इसके बाद दूसरी जो पुस्तक छापी वो ओल्ड टेस्टामेंट थी, और इस प्रकार से छापे खाने का आविष्कार हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, यूरोप महाद्वीप में जब छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले यानी कि 1454 से पहले संपूर्ण यूरोप में 1 लाख पुस्तकें थी जो कि हस्तलिखित थी, है ना। अब हस्तलिखित पुस्तकें चलती थी उस जमाने में, है ना, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो। और हस्तलिखित पुस्तक जो थी उसके माध्यम से जो लोग कितने जागरूक होंगे, और ज्ञान सीमित वर्ग तक था, विशिष्ट लोगों तक था। लेकिन इस छापे खाने के आविष्कार होने के 50 साल बाद संपूर्ण यूरोप में 90 लाख पुस्तकें हो गई थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छापे खाने ने पुस्तकों को किस प्रकार, ज्ञान का किस प्रकार से प्रचार किया, है ना। और जो ज्ञान जो विशिष्ट लोगों के पास था वो आम आदमी तक पहुंच गया। लोगों की जो ज्ञान की जो प्यास थी, जो बौद्धिक क्षुधा थी, वो शांत हो पाई। ठीक है, और इरेस्मस तो अकेला ऐसा बंदा था, उसकी पुस्तक 2500 पुस्तकें मतलब कुछ ही दिनों में बिक गई थी। उस जमाने में 2500 पुस्तकें बिकना बड़ी बात थी। ठीक है, तो चलिए हम ये लिखते हैं। आपको पता होगा भारत में भी जो है 1556 ईस्वी में, और ईसाइयों ने छापे खाने की स्थापना कर ली थी अकबर के समय में। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो 1684 में बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी छापे खाने की स्थापना कर ली थी। ठीक है, और 1477 में इंग्लैंड के क्रैकस्टन शहर में भी छापे खाने की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, तो ये सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। और विल ड्यूरा ने तो ये कहा है कि मुद्रण कला जो है वो लेखन कला के बाद की इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी कला है ना। मतलब दूसरा सबसे बड़ा आविष्कार है, ये बात कही थी विल ड्यूरा ने अपनी पुस्तक हिस्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो चलिए मैं इन सारी बातों को यहाँ पे लिख डालता हूँ, मैंने आपसे वो कर ली है। ठीक है, तो देखिए हम क्या क्या लिखेंगे छापे खाने का आविष्कार में। सॉरी, सबसे पहले तो मैं कागज के बारे में बात बता देता हूँ। देखो, कागज का आविष्कार कैसे हुआ। सबसे पहले चीन में हुआ, चीन से चला गया अरब वालों के पास, और अरब से आ गया यूरोप में। ठीक है, अरब से आ गया यूरोप में। ये बात है करीब 200 बीसी की, ये है करीब 7वीं 8वीं सदी की, और ये है करीब जो है 14वीं 15वीं सदी की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से पूरी बात लिखता, भाषा देकर लिखता, क्या मतलब है आप समझ गए होंगे। मैं सीधी लिखता हूँ कि 1454 ईस्वी में
जोहानेस, ये डबल ने है ना, आधा ने और पूरा ने, जोहानेस गुटेनबर्ग ने जर्मनी के मेंज शहर में छापे खाने या प्रिंटिंग प्रेस, है ना, छापे खाने या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की तथा विश्व की पहली पुस्तक 31 लाइनों वाली, है ना, 31 लाइनों की, इसकी पहली पुस्तक इंडलजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ सॉरी मैं यहां पे लिख रहा हूं, इंडलजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ, इंडलजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ, ठीक है, इंडलजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ, इसकी पहली पुस्तक इंडलजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ प्रकाशित की सॉरी, ठीक है। दूसरी जो पुस्तक थी, दूसरी प्रकाशित पुस्तक, क्या पता दूसरी पूछ ली जाए, दूसरी प्रकाशित पुस्तक जो थी वो थी ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट जो है बाइबिल का जो अनुवाद है, बाइबिल बोलते हैं इसको, है ना, ओल्ड टेस्टामेंट को बाइबिल, है ना। एक न्यू टेस्टामेंट और है जिसको हम सितंबर टेस्टामेंट बोलते हैं, जो 1500 करीब 22 में और सितंबर के महीने में लिखी गई थी, ठीक है सॉरी। तो ये था प्यारे साथियों, ये पहली पुस्तक थी निकोलस इंडलजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ, ये प्रकाशित हुई थी जर्मनी के मेंज शहर से 1454 में। जोहानेस गुटेनबर्ग ने इसको पब्लिश किया था, ठीक है, और जोहानेस गुटेनबर्ग ने ही जो है छापे खाने की स्थापना की थी। ये नाम भी पूछा जाता है, ये नाम आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए ये बात यहाँ पर हो गई। अब हम बात करेंगे आगे कि और यहाँ पे छापे खाने का क्या क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, अन्य वर्ल्ड पे क्या प्रभाव पड़ा, और इस छापे खाने ने पुनर्जागरण को कैसे प्रभावित किया या पुनर्जागरण के कारणों में ये कैसे शामिल हुआ, उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, छापे खाने का जब आविष्कार हुआ तो मैं लिखता हूँ छापे खाने का परिणाम क्या हुआ। परिणाम मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, परिणाम। देखो, परिणाम से ये हुआ, परिणाम इसका ये हुआ कि जो ज्ञान था न, वो विशिष्ट लोगों के पास से और हटकर किसके पास आ गया, आम आदमी के पास चला गया, ठीक है। यानी कि ज्ञान के ऊपर से विशिष्ट लोगों का अधिकार समाप्त हुआ। सबसे पहली बात, बड़ी बात है, देखो ऐसे जब प्रश्न आते हैं ना, ऐसी लाइनें जब छपती है ना पेपर में, तब जाके हमको होश आता है कि यार ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। उससे पहले हम उस पर गौर नहीं करते, इसलिए इस पर गौर करना कि मैं क्या लिख रहा हूं। एक नंबर पे मैं लिख रहा हूं कि ज्ञान से विशिष्ट वर्ग का प्रभाव समाप्त हुआ, ठीक है। विशिष्ट वर्ग का प्रभाव समाप्त हुआ, क्यों? क्योंकि अब पुस्तक छप गई और पुस्तक अन्य आम लोगों तक पहुंचने लगी, तो आम लोगों को पता चला कि इन पुस्तकों में क्या लिखा गया है। जैसे मैंने कहा ना, ओल्ड बाइबिल सॉरी, ये जो बाइबिल की जब प्रकाशित हुई तो उससे पहले बाइबिल सिर्फ चर्च में रहती थी, और पोप और जो पादरी जो लोग होते थे उनके पास ही ये बाइबिल होती थी। अब ये लोग क्या बाइबिल का नाम लेकर, बाइबिल का उदाहरण देकर ये कहते थे कि बाइबिल में ऐसा लिखा है, बाइबिल में ऐसा लिखा है, ठीक है। तो लोग मान लेते थे कि भाई बाइबिल इन लोगों ने पढ़ी है, ऐसा इसमें लिखा है और ये तो धर्म की बात है।
और वो धर्म की बात नहीं होती थी, वो बस पोप और चर्च के पक्ष वाली बात होती थी। उसको वो बाइबिल का उदाहरण देकर कह देते थे और आम लोगों से मनवा लेते थे। लेकिन जब आम लोगों ने बाइबिल को पढ़ा तो उन लोगों को पता चला कि बाइबिल में तो वो बात है ही नहीं जो हमको बताई जा रही थी, है ना। तो इस प्रकार से जो ज्ञान से विशिष्ट वर्ग जो था, जैसे पोप है, पादरी है, उनका जो प्रभाव था वो यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है, जब इनका प्रभाव समाप्त हुआ तो आम आदमी ने पुस्तकों को पढ़ा, तो उसकी वजह से मध्यम वर्ग जो था उसका उदय हुआ, है ना। बहुत से डॉक्टर बन गए लोग, भाई पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, वकील भी बनेंगे, है ना, अध्यापक भी बनेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, सामंतवाद जो था वो समाप्त हो गया, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दूसरा, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इससे क्या हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और सामंतवाद जो था उसका पतन हुआ। ठीक है, सामंतवाद का पतन हुआ। अब ये वो कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, ये सामंत भी पादरी वर्ग के साथ में थे। जब पादरी वर्ग ही कमजोर हो गया तो सामंत कमजोर ऑटोमेटिक ही होने थे। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं पादरी, चर्च व पादरी कमजोर हुए, है ना, चर्च व पोप, पादरी कमजोर हुए। ठीक है, कमजोर हुए। तो ये सारी चीजें हो रही थी यहाँ पर, है ना। और जो मध्यम वर्ग था वो यहाँ पे मैंने कहा ये कि मध्यम वर्ग का उदय होना ये सब हुआ। इसके अलावा जो है और भी कई परिणाम इसके निकले, जैसे भारत में भी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुई और जो है इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुई। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट ब्लैक पेन से, सॉरी रेड पेन से लिख रहा हूँ। 1477 ईस्वी में, 1477 ईस्वी में इंग्लैंड के क्रैकस्टन शहर में, इंग्लैंड के क्रैकस्टन, इंग्लैंड के क्रैकस्टन शहर में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुई। प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुई। ठीक है, तो एक ये भी एक और प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हो गई साहब, है ना। ऐसे ही मैं भारत की बात करूं तो 1556 में गोवा में, भारत में कहाँ हुई थी, गोवा में, गोवा में ईसाई मिशनरियों के द्वारा, ईसाई मिशनरियों, ईसाई मिशनरियों के द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई। प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई। ठीक है, और एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में खोली थी वो 1684 में खोली थी, है ना। कब खोली थी, 1684 में, 84 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई में सॉरी प्रिंटिंग प्रेस खोला, प्रिंटिंग प्रेस खोला। ठीक है, तो ये सारे परिणाम थे प्रिंटिंग प्रेस के, और जिसकी वजह से, छापे खाने की वजह से जो है पुनर्जागरण को गति मिली। पुनर्जागरण बहुत जल्द जो है यहाँ पे हो गया। और इसके जो परिणामों में मैं लिखूं तो ये जगह यहाँ पे कम है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बच रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो 6 पॉइंट हमने लिखे, मैं 7वां पॉइंट और यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि जो है साक्षरता, इसकी वजह से साक्षरता बढ़ रही, साक्षरता बढ़ी, है ना। साक्षरता, साक्षरता के साथ सांस्कृतिक जागरण भी बढ़ा, है ना। सांस्कृतिक जागरण की भावना बढ़ी, सांस्कृतिक जागरण की भावना बढ़ी। ठीक है, बढ़ी क्या, बढ़ी। ठीक है, सांस्कृतिक जागरण की भावना बढ़ गई।
तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। और इसके अलावा जब इतना ज्ञान बढ़ा तो जो बैंकन का जो कथन मैंने आपको पहले ही बताया था कि सत्य सत्ता की नहीं समय की पुत्री है, ऐसे कथनों की शिक्षा उन लोगों को मिली, तो वो लोगों को पता चला कि वास्तव में सत्य जो है ना वो समय पाकर और उदय होता ही होता है, ठीक है। मतलब ये धर्म के ढकोसले में कितने दिन तक उस सत्य को छुपा कर रखेंगे, 1000 साल तक छुपा के रखा, लेकिन अंततः उस सत्य का उदय हुआ जो हकीकत में था, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बैंकन के प्रसिद्ध कथन सत्य सत्ता की नहीं समय की पुत्री है, समय की पुत्री है की शिक्षा लोगों को मिली, है ना, की शिक्षा लोगों को मिली। तो ये इतने सारे जो है प्रभाव थे किसके, छापे खाने के। मैंने 8 प्रभाव आपको लिखाए हैं। ये थोड़े से आउट ऑफ यूरोप थे। आउट ऑफ यूरोप तो क्या कहें, जैसे ये तो यूरोप का ही मामला है, ये आउट ऑफ यूरोप था, गोवा और प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि ये भी ये किन प्रकार था तो इंग्लैंड वालों, देखो ये तो गोवा में जो खोला वो ईसाइयों ने खोला, है ना, ईसाई भी यूरोप का मामला, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला, ये भी यूरोप का मामला, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। तो अभी तक हमने 3 कारण पढ़े हैं पुनर्जागरण के, ठीक है। अब 3 कारणों में, लेकिन अन्य टीचर्स जो होते हैं ना या कई किताबें इनको 15 कारण गिना देते हैं ना, जैसे 4-5 इनको गिना दिए, प्रत्येक में मैं 3-3 4-4 पॉइंट तो लिखता ही आ रहा हूँ, तो उस हिसाब से ये 15 कारण गिना देते, ठीक है। तो मैं भी 15 पढ़ा चुका हूँ, आपको अभी तक मैं और पढ़ाऊंगा, है ना। जैसे अब ये छापे खाने का आविष्कार हो गया, अब मैं एक व्यापारिक मामलों में समृद्धि हुई, व्यापार की समृद्धता भी जो थी वो भी पुनर्जागरण के कारण में सहायक सिद्ध हुई। कैसे हुई वो भी बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। आप इसको उतारे, मैं इसको मिटा रहा हूँ और आगे की चर्चा करता हूँ, ठीक है। आपको बढ़िया तरीके से उतारना है। मेरी लेख तो ऐसी ही है, बस आप लोगों को समझ में आ जाएगी, मुझे भी आ ही जाती है, ठीक है। तो आप तो अच्छे से लिखना, ठीक है। और कौन कौन लिख रहे हैं मेरे को, आप जो कॉर्नर में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं इस पे व्हाट्सएप करना कि सर हम नोट्स बना रहे हैं, और उसकी फोटो खींच के भेजना कि सर हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। कहीं आप भी घास तो नहीं काट रहे कहीं मेरी इस तरह, क्योंकि मेरे को तो अब देखो मिटाना ही होता है, मैं कितना ही अच्छा लिखूं मेरे को तो ये जस्ट मिटाना ही पड़ता है ना। जैसे अभी मिटा दिया, आपके सामने लिखा और आपके सामने मिटा दिया। मैं तो 2-2 बार लिखता हूँ, एक बार तो पुस्तकों को उठाऊं और फिर जो है रफ कार्य तैयार करूं, है ना, कि क्या पढ़ाना है, क्या मतलब कौन कौन से बिंदु इसमें लिखाने हैं आप लोगों को, फिर उसको बढ़िया तरीके से पढ़ता हूँ और फिर यहाँ पे आके लिखता हूँ और फिर तुरंत मिटा देता हूँ। बताओ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप तो बढ़िया तरीके से लिख ही सकते हैं, है ना। इसलिए बढ़िया से लिखना, मेरे को बताना फोटो खींच कर, ठीक है, कि सर हम ऐसा लिख रहे हैं। चलिए चौथा कारण हम पढ़ेंगे। चौथा कारण है व्यापारिक समृद्धि, है ना, व्यापारिक समृद्धि, ठीक है। तो सॉरी, व्यापारिक समृद्धि का जो कारण था प्यारे साथियों, वो कारण था जो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का जो अधिकार हुआ, है ना, और जो क्रूसेड युद्ध हुए उसकी वजह से व्यापारिक समृद्धता आई थी। कैसे आई थी, जैसे मैंने अभी बताया, जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ तो यूरोप का पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार था वो ठप हो गया कुछ देर के लिए, है ना। तो जब वो व्यापार ठप हुआ और यूरोप में मांग बढ़ रही थी, ऐसी स्थिति में यूरोप वालों ने जो है नवीन मार्गों की खोज करना प्रारंभ किया, और उन नवीन मार्गों की खोज ने नए जलमार्ग खोज निकाले, और नए जलमार्गों के माध्यम से व्यापार फिर प्रारंभ हुआ। और व्यापार जब प्रारंभ हुआ जल मार्गों से, तो जल मार्ग में व्यापार अधिक सुरक्षित था। स्थल मार्ग से जब व्यापार करते थे ना, तो चोर लुटेरे रास्ते में इतने मिलते थे कि वो बहुत सारा माल व्यापारियों का लूट लेते थे। ऐसी स्थिति में व्यापारी अपना मुनाफा छोड़ो अपनी आजीविका नहीं कमा पाते थे,
और वस्तुएं बहुत महंगी भी हो जाती थी। लेकिन जब जलमार्ग खोजे गए तो इन लोगों ने जलमार्ग के माध्यम से व्यापार करना प्रारंभ किया। वहां पे चोर लुटेरे होते नहीं थे, तो बहुत अधिक मुनाफा यहाँ पे व्यापारियों को मिला, है ना। वस्तुएं सस्ती बेची गई और उसके बावजूद मुनाफा अधिक मिला, तो इनकी वस्तुएं बिकी भी अधिक और पैसा भी अधिक मिला और जनता भी खुश, क्योंकि जनता को सस्ता माल मिल रहा था। तो ऐसी स्थिति में व्यापार बड़ा समृद्ध हुआ। और जब व्यापार समृद्ध हुआ तो इसके कई फायदे हुए। क्योंकि व्यापार एक देश से दूसरे देश के साथ में हो रहा था, तो व्यापारियों ने जो है नए विचारशील तत्व आम जनता के सामने रखे, नए विचार रखे और प्रगतिशील विचार थे वो। ठीक है, तो एक तो प्रगतिशील विचार मिले इस कारण, और प्रगतिशील विचारों ने ही तो पुनर्जागरण करवाया, पहला। दूसरा ये कि व्यापारिक समृद्धता ने कई नगरों को जन्म दिया, है ना, प्रसिद्ध नगर जिसमें वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, है ना, न्यूरेमबर्ग, ऐसे ऐसे जो देश थे, ऐसे ऐसे जो शहर थे, उनको व्यापारिक समृद्धता ने जन्म दिया। तीसरा ये कि जब व्यापारियों के पास पैसा हुआ, व्यापार समृद्धता आई, तो पैसा आएगा, सीधी सी बात है। और जब पैसा आया तो पैसे से इन लोगों ने कला, साहित्य, विज्ञान, इन सब का संरक्षण किया, इसमें खूब सारा पैसा खर्च किया, है ना। तो इसकी वजह से जब कला, साहित्य, विज्ञान पे पैसा खर्च किया जाता है, तो सीधी सी बात है बौद्धिक जागरण होगा, और हुआ, है ना, ये हो गया। चौथा जो कारण मैं बताऊं व्यापारिक समृद्धता का, बड़ा ही लॉजिकल कारण है, वो है कि व्यापारियों ने चर्च और पॉप की बड़ी भर्त्सना की। क्योंकि पॉप और चर्च ये कहते थे कि आपको सूद नहीं लेना चाहिए, सूद मतलब ब्याज नहीं लेना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जबकि व्यापारी तो भाई, व्यापारियों का तो धंधा ही ब्याज होता है, ब्याज लेना देना, है ना, कमीशन वगैरह, ये सब व्यापारियों का काम होता है। तो इस वजह से व्यापारियों के पास जब पैसा आया तो उन्होंने इनको चर्च और इसकी पॉप की बड़ी भर्त्सना की। क्यों भर्त्सना की? क्योंकि ये सूद की मना करते थे, ये उसके विरोधी थे उस बात के, इस वजह से उन्होंने मना की। तो इन्होंने जब पॉप और चर्च की निंदा की, फिर भी ये समृद्धशाली थे, तो आम लोगों का इसके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा कि यार जो व्यक्ति पॉप और चर्च की निंदा कर रहा है वो भी बड़ा समृद्धशाली है, इसका मतलब पॉप में, चर्च में कुछ नहीं है, कोई शक्ति नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो है बौद्धिक जागरण हुआ। ठीक है, तो ये सब बात मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा। देखो क्या क्या परिणाम हुए। देखो धर्म युद्धों ने, और जो है कुस्तुंतनिया पर जो तुर्कों का पतन हुआ था, उसकी वजह से व्यापारिक समृद्धता आई थी। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूं, व्यापारिक समृद्धि के निम्नलिखित परिणाम निकले, है ना। व्यापारिक समृद्धि के निम्नलिखित परिणाम निकले। देखो क्या क्या परिणाम निकले। पहला परिणाम तो ये कि नए व प्रगतिशील विचारों को इन्होंने जन्म दिया व्यापारियों ने, क्योंकि जब ये एक देश से दूसरे देश गए, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति का मिलाप हुआ, तो ऐसी स्थिति में नए विचारों का आना और प्रगतिशील तत्वों का आना सीधी सी बात थी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नए विचार व प्रगतिशील तत्वों को जन्म देना। ठीक है, नए व प्रगतिशील तत्वों को जन्म दिया किसने? व्यापारिक समृद्धता ने। दूसरा, नए शहरों का विकास, नए शहरों को जन्म देना, नए शहरों को जन्म देना, है ना। नए शहर कौन कौन से? जिसमें हम यहाँ पे डाल सकते हैं फ्लोरेंस है ना, फ्लोरेंस है, और वेनिस है, ठीक है, मिलान है ना, न्यूरेमबर्ग है, ठीक है, न्यूरेमबर्ग है। तो ये इतने सारे शहर थे, इनको जन्म दिया। बड़े विद्वानों का शहर था। फ्लोरेंस को तो कहा ही विद्वानों का शहर जाता है ना। फ्लोरेंस से इतने सारे लोग जो आए थे, मतलब
कितने सारे विद्वान पैदा हुए थे फ्लोरेंस में। इसके अलावा एक आंगल वर्ग भी आता है ना, आंगल वर्ग है ना, वैसे आंगल वर्ग है। तो इस प्रकार से जो है काफी सारे शहरों को जो है जन्म दिया था व्यापारिक समृद्धता ने। ठीक है, तीसरी बात करूं तो व्यापारिक समृद्धता ने जो है कला, साहित्य व विज्ञान को संरक्षण दिया। ठीक है, एक ये, और चौथा ये कि व्यापारियों ने चर्च व पोप की निंदा की, क्योंकि चर्च व पोप सूद यानी कि ब्याज के विरोधी थे। ठीक है, तो ये सारे कारण थे। इसकी वजह से भी जो है पुनर्जागरण हुआ, क्योंकि नए सारे जो विचार थे वो बदलने वाले परिणाम इसके निकले थे व्यापारिक समृद्धि के। तो यहाँ पर भी देखो मैंने 4 कारण ये लिखा दिए। बहुत से लोग इस प्रकार के इनको भी अलग से पॉइंट बना देते हैं, जबकि ये इन सारी चीजों के परिणाम थे, है ना। तो ये प्यारे साथियों चौथा पॉइंट हमारा हो गया पुनर्जागरण के कारण को लेकर। अब मैं अगला कारण और देना चाहूंगा, वो है मंगोल साम्राज्य, है ना। मंगोल साम्राज्य का योगदान भी पुनर्जागरण में बड़ा कारण माना जाता है। तो मैं यहाँ पे 5वां कारण यहाँ पे दे देता हूं, मंगोल साम्राज्य का योगदान। ठीक है, मंगोल साम्राज्य का योगदान। देखो मंगोल साम्राज्य का योगदान कैसे क्या रहा, इसकी बात मैं करने वाला हूं। तो देखो मंगोल साम्राज्य में ये मध्य एशिया में फैला हुआ था, और जो चंगेज खां था मंगोल नेता, वो बड़ा ही शक्तिशाली नेता था, मध्य एशिया का विजेता उसको कहा जाता था। लेकिन जब चंगेज खां की मृत्यु हुई, है ना, और उसके बाद जो अगला शासक बना वो कुबलई खां बना, कुबलाई खां। और कुबलई खां का जो दरबार था वो विद्वानों का दरबार था, क्योंकि कुबलई खां के दरबार में भारत के बौद्ध भिक्षु, भारत के ज्योतिषाचार्य, है ना, और भारत के गणितज्ञ उसके दरबार में रहते थे। इसके अलावा इटली और जो है रूस सॉरी, और ऐसे देशों के दस्तकार भी उसके दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में? कुबलई खां के दरबार में। और जब इतने सारे जो है विद्वानों के दरबार में, और एक बार आपको पता होगा वेनिस से मार्को पोलो 1275 ईस्वी में उसके दरबार में गया, और वहाँ की यात्रा की, पूरे बढ़िया से उसकी यात्रा करके, और वो फिर अपने देश वापस लौटा। और लौटकर उसने जब अपना यात्रा वृत्तांत लोगों को सुनाया, तो उसका जबरदस्त प्रभाव यूरोप वासियों पर पड़ा। और कहा तो ये जाता है कि यूरोप वासियों को कागज, मुद्रण और कुतुबनुमा और जो है बारूद, इन सब की जो जानकारी मिली, इन सब का जो ज्ञान हुआ वो यूरोप के मंगोलों के संपर्क से ही हुआ था, है ना। तो ये परिणाम था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा मंगोल साम्राज्य का योगदान को, है ना। तो देखो मंगोल साम्राज्य का मैं थोड़ा बैकग्राउंड लिख देता हूँ। बैकग्राउंड तो यही है कि चंगेज खां जो था, चंगेज खां ये मध्य एशिया का विजेता था ना, मध्य एशिया का विजेता था, है ना। तो चंगेज खां की मृत्यु के बाद कुबलई खां नया मंगोल शासक बना। ठीक है, नया मंगोल शासक बना, जिसका दरबार विभिन्न विद्वानों से
विद्वानों से सुशोभित रहता था, जिसका दरबार विभिन्न विद्वानों से सुशोभित रहता था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब कौन कौन रहते थे इसके विभिन्न विद्वानों में, जैसे भारत के बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे, भारत के बौद्ध भिक्षु रहते थे, भारत के गणितज्ञ यहाँ पर रहते थे, है ना, गणितज्ञ, सॉरी, भारत के गणितज्ञ है, ज्योतिषाचार्य है, ज्योतिषाचार्य है, पूछा जा सकता है, भारत का मामला है ना इस आधार पर, है ना, ये रहते थे। इसके अलावा पेरिस, इटली, यहाँ के जो दस्तकार थे वो भी यहाँ पर रहते थे, है ना, पेरिस है, इटली है, आदि के दस्तकार रहते थे, है ना, रहते थे। अब ऐसी स्थिति में आप सोचिए, इतने विद्वान लोग जब यहाँ पर रह रहे हैं, तो वहां पर कोई व्यक्ति जाके उसकी यात्रा करके आए तो कितने उसके विचारों में परिवर्तन होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहां पर आया था मार्को पोलो, वेनिस यात्री मार्को पोलो 1272 में इस दरबार में आया। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं रेड कलर से, 1272 ईस्वी में वेनिस यात्री मार्को पोलो यहां आया, यहां की यात्रा पर आया, यहां की यात्रा पर आया। ठीक है, वापस लौटकर यात्रा वृतांत सुनाया। ठीक है, अब यात्रा वृतांत का परिणाम क्या रहा उसकी बात में जो है कर लेता हूं, यहां पे कर लेता हूं, है ना। कहा यह जाता है कि इस मार्को पोलो के यात्रा वृतांत के बाद ही अमेरिका और भारत के जो जल मार्ग थे वो खोजे गए थे, है ना। मैं यहीं पे लिख देता हूं, है ना, सुनाया। चलो परिणाम के रूप में हम यहीं लिखेंगे आगे, ठीक है, ऊपर ही लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परिणाम। ठीक है, अब क्लास का समय हो गया है, बहुत बड़ी क्लास हो गई है, मैं रोक रहा हूँ यहीं पर, और कारण हमारे लगभग पूरे हो ही गए हैं इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो इसके परिणाम क्या रहे, है ना, मार्को पोलो की यात्रा के परिणाम क्या रहे। तो परिणाम में कुछ लोगों का मानना ये है कि मार्को पोलो से प्रभावित होकर ही, मार्को पोलो से प्रभावित होकर ही भारत व अमेरिका के समुद्री मार्ग खोजे गए। एक तो ये है ना, और दूसरा कि मंगोलों के प्रभाव से ही, है ना, मंगोलों के प्रभाव से ही यूरोप को कागज मुद्रण, बारूद आदि का ज्ञान हुआ था। ठीक है, आदि का ज्ञान हुआ था। कागज है, मुद्रण है और बारूद है, इन सब का जो ज्ञान हुआ था वो मंगोलों के संपर्क से ही हुआ था। एक कुतुबनुमा और है जो दिशा सूचक यंत्र हुआ करता था ना, कुतुबनुमा। ठीक है, कुतुबनुमा क्या होता था, ये दिशा सूचक यंत्र होता था। ठीक है, तो कुतुबनुमा की जानकारी यूरोप वालों को जो हुई वो मंगोलों के प्रभाव से ही हुई थी या मंगोलों के संपर्क से ही हुई थी, है ना। मैं यहाँ पे प्रभाव की जगह संपर्क भी लिख सकता हूँ, संपर्क, है ना। तो ये था प्यारे साथियों, पुनर्जागरण के जो कारण थे उनकी चर्चा मैंने विस्तृत रूप से की है, और इसमें करीब मैंने 20 के समथिंग कारण लिखा दिए, यदि अन्य लोगों की तरह लिखने बैठता तो। लेकिन आप इसको जो है बढ़िया तरीके से रखना, और इसको आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि क्या कारण थे कि पुनर्जागरण हुआ।
मैंने एक एक कारण को बढ़िया तरीके से फुल डिटेल में खोल के बताया है, सारे फैक्ट भी बताए हैं, ठीक है। तो चलिए, अच्छा मैंने शायद एक बात लिखना मैं भूल गया, बोला जरूर था कि मुद्रण कला जो थी उसको, छापे खाने को विल ड्यूरा ने अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में लेखन कला के बाद दूसरा सबसे बड़ा आविष्कार माना है। वो बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, मैं शायद भूल गया था, मैंने नहीं लिखा। देखो, विल ड्यूरा ने कहा था, विल ड्यूरा है ना, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में कहा था ना, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन है ना। विल ड्यूरा ने स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में क्या कहा था कि लेखन कला के बाद, लेखन कला के बाद मुद्रण कला, मुद्रण कला इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा आविष्कार है, आविष्कार है, ठीक है। तो ये बात विल ड्यूरा ने कही थी स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में, है ना, सभ्यता की कहानी में कही थी। तो ये था प्यारे साथियों पुनर्जागरण के कारण, ये हमने आज कही। आज के कल हम पढ़ेंगे इटली में ही क्यों हुआ और इसकी विशेषताओं को, फिर हम इसके प्रसार क्षेत्र पे आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इसको शेयर करना मत भूलना विद्यार्थियों, आप लोगों के भरोसे मेरी गाड़ी चल रही है, जितना हो सके उतना शेयर करना ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो, और किसी को हो नहीं हो, मेरे को तो होगा, ठीक है। धन्यवाद।